यह कहानी है एक गंगापुर नामक गांव की, जहां सर्दियों का मौसम चरम पर था और हर तरफ धुंध ही धुंध थी। इस मौसम में लोगों का बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल था। लोग इस सर्दी से बचने के लिए अपने अपने घरों में आग जलाए और रजाइयां ओढ़े बैठे थे। शाम का समय था और वहीं एक घर में कुछ बच्चे अपने दादा से कहानियां सुनने के लिए बेचैन बैठे थे। तभी एक बच्चा बोला, दादाजी, इस मौसम में आपकी डरावनी कहानियां सुनने का जो मजा है वो और कहीं नहीं मिलता। आज हमें अपनी जिंदगी का कोई सच्चा वाकया सुनाइए ना। दादाजी ने गहरी नजर से सबको देखा और कहा, चलो, तुम लोग जिद करते हो तो सुनाता हूँ, लेकिन याद रखना, ये कोई कहानी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का एक सच्चा वाकया है। उन्होंने कहना शुरू किया। यह कहानी उस वक्त की है जब इंटरनेट और मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं थे। लोग एक दूसरे तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए गांव के किसी एक आदमी को भेजा करते थे। मैं उस समय करीबन 25 बरस का था और उस दिन अमावस की रात थी। वह सर्दियों की एक हद से ज्यादा खामोश रात थी। गांव के बाहर वाले खेतों में धुंध इतनी गहरी थी कि 2 कदम आगे देखना मुश्किल हो जाता था। उसी रात चौधरी साहब के घर से अचानक एक आदमी मेरे दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वह गांव का रामू खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। हांफते हुए बोला, अरे मुराद, फौरन तैयार हो जाओ। चौधरी साहब ने संदेश भेजा है, किसी के गांव जाना है, अभी इसी वक्त। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, रात के इस पहर और ऐसी धुंध में आखिर बात क्या है? रामू ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ पता नहीं, बस हुक्म है कि संदेश पहुंचाना जरूरी है और रास्ते में किसी से बात मत करना। यह सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई, क्योंकि उस दिन अमावस की काली रात थी और उस रात लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे। लेकिन गांव में हुक्म की बड़ी अहमियत होती है। मैंने अपना गर्म कोट उठाया, लालटेन जलाई और रामू के साथ दरवाजे से बाहर निकल आया। धुंध इतनी शदीद थी कि लालटेन की रोशनी भी बस चंद हाथ तक ही जाती थी। रास्ते में बिल्कुल सन्नाटा था। कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे, बस धुंध, ठंड और खामोशी। हम गांव की आखिरी गली तक पहुंचे तो रामू रुका और बोला, अब यहाँ से तुम अकेले जाओगे, मैं यहीं से वापस लौटूंगा। मैंने हैरानी से पूछा, अकेले? इस वक्त? ऐसा क्यों? वह आहिस्ता से बोला, यही कहकर भेजा है और समय बर्बाद नहीं करना। यह कहकर वह पलटा और धुंध में गायब हो गया। उसकी लालटेन की रोशनी भी कुछ लम्हों में ओझल हो गई और आसपास फिर वैसी ही खामोशी छा गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता सड़क की तरफ चलने लगा। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। मैं किसी गाड़ी के इंतजार में खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुजरी कि मुझे दूर धुंध में किसी ट्रक की टिमटिमाती लाइटें दिखाई दी। जैसे ही ट्रक मेरे पास आया, मैंने ट्रक को रुकने का इशारा किया। वह रुका और रुकते ही मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा और पूछने लगा, इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि आज अमावस की रात है? मैंने उसे सारा माजरा बताया और उससे आगे तक लिफ्ट मांगी। ड्राइवर ने मेरा माजरा सुना तो कुछ देर मुझे गौर से देखता रहा। उसकी आंखों में ऐसा तस्सुर था जैसे वह कुछ जानता हो, मगर कहना नहीं चाह रहा हो। आखिर बोला, ठीक है, बैठ जाओ, मगर खबरदार, रास्ते में कोई सवाल मत पूछना। मैं उसकी बात सुनकर कुछ हैरान हुआ, मगर खामोशी से ट्रक में बैठ गया। ट्रक फिर से धुंध को चीरता हुआ आगे चल पड़ा। इंजन की घरघराहट और बाहर की खामोशी दोनों का अजीब सा मिलाप था। चंद मिनट गुजरे होंगे कि ड्राइवर ने सिगरेट जलाई और बिना मेरी तरफ देखे कहा, गंगापुर के बाद जितने भी गांव हैं, इस वक्त वहां जाकर जाना ठीक नहीं, खास तौर पर आज की अमावस की रात। मैंने चौंक कर पूछा, ऐसी क्या बात है आज की अमावस की रात में? वह कुछ देर खामोश रहा, इतनी देर कि मुझे लगा शायद उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। फिर धीरे से बोला, तुमने खुद कभी नहीं देखा। ये अल्फाज सुनकर मेरे जिस्म में एक ठंडी कपकपी दौड़ गई। अब मैंने खामोशी इख्तियार कर ली।
धुंध इतनी ज्यादा हो गई थी कि ट्रक की हेडलाइट्स भी घूम सी हो रही थी, रास्ता जैसे खत्म हो रहा हो। फिर अचानक ट्रक ने जोर से झटका खाया और ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। मैं संभल कर बैठा और घबराकर पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने सामने धुंध को घूरते हुए कहा, बस मेरा रास्ता यहीं तक है। मैं हैरान रह गया। यहाँ ये तो सुनसान रास्ता है, आगे तो गांव भी नहीं है। उसने इंजन बंद किया। इंजन के बंद होते ही एक ऐसी खामोशी फैल गई जिसमें दूर कहीं भी किसी जानदार की आवाज नहीं थी। न कोई कुत्ता भौंका, न कोई परिंदा बोला। बस धुंध तैरती रही। मैं पूरी तरह सहम गया। मैंने कहा, मैं यहाँ क्यों उतरूं? मुझे तो अभी बहुत आगे जाना है। और उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। धीरे से बोला, मेरा मोड़ दूसरी तरफ है, मुझे किसी और जगह पहुंचना है, सुबह से पहले। और हाँ, ध्यान रखना, कोई बुलाए तो पीछे मत देखना। मुझे ये सुनकर एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मैंने हिचकिचाते हुए ट्रक से नीचे कदम रखा। मिट्टी ठंडी थी और धुंध टांगों से लिपट रही थी। ट्रक का दरवाजा बंद हुआ, इंजन दोबारा ऑन हुआ और ट्रक चल पड़ा। उसकी ट्रक की बत्ती कुछ देर तक धुंध में टिमटिमाती रही, फिर वह भी बुझ गई। अब मेरे आसपास बस धुंध, सर्दी और एक ऐसा सन्नाटा था जो कान के पर्दे चीरता था। मैं डरा हुआ था। मैंने हिम्मत की और लालटेन जलाई और आगे बढ़ने लगा। असली डर इस बात का था कि जो रास्ता उस गांव को जाता था वह जंगल से होकर जाता था और बहुत सुनसान था। मैं डरा और सहमा हुआ लालटेन हाथ में पकड़े लगातार चल रहा था कि जल्दी से गांव पहुंचूं। उस गांव तक पहुंचने के लिए एक पहाड़ी नदी को पार करना पड़ता था जिसमें सिर्फ बारिश के दिनों में पानी आता था। चलते चलते मैं उस नदी के पास पहुंचा। नदी बिल्कुल सूखी और वीरान पड़ी थी क्योंकि उन दिनों में बारिश नहीं हुई थी। ठंड बहुत ज्यादा थी और धुंध ने हर चीज को अपनी पकड़ में लिया हुआ था। जैसे ही मैं नदी के बीच में पहुंचा, अचानक मुझे झाड़ियों में से किसी बकरी के बोलने की आवाज आई। मैं डर गया और सोचने लगा कि इतनी रात और इतनी सुनसान जगह पर इस वक्त यह बकरी क्या कर रही है। मैंने हिम्मत की और पास गया। देखा तो वहां एक की बकरी खड़ी थी। मैंने सोचा कि शायद किसी चरवाहे की बकरी दिन में अपने रेवड़ से बिछड़ गई होगी और मैं वापस अपने रास्ते पर चलने लगा, अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। उस झील नदी को पार करते ही थोड़ी दूर वह गांव था जहां मुझे जाना था। मैं उस झील में थोड़ा आगे चला ही था कि अचानक मुझे पीछे से किसी बंदर की आवाज आई। मैंने झाड़ियों की तरफ देखा तो वह बकरी वहां से गायब थी। मैं डर गया और मैंने अपने कदम तेज कर दिए। मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैं तेजी से आगे की तरफ चलने लगा। मैंने कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि मुझे पीछे से किसी औरत के पायल की आवाजें आने लगी। मेरे जिस्म में एक अजीब सी कपकपी दौड़ने लगी। इतनी रात में सुनसान जगह पर यह औरत क्या कर रही है? लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा क्योंकि मुझे उस ट्रक वाले की कही बात याद थी कि पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे जो भी हो जाए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह औरत मेरे पीछे पीछे ही आ रही है। मैंने अपने कदम तेज किए और पीछे से उन कदमों की आवाज भी तेज होने लगी, जैसे वह भी मेरे पीछे तेजी से आ रही हो। मैं इतना डर गया कि मानो मेरा जिस्म बर्फ का बन गया हो। मैंने अपने कदम और तेज कर दिए। इतने में मुझे लगा कि पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। आखिरकार मैंने जैसे तैसे करके जल्दी से उस नदी को पार किया और किनारे पर पहुंच गया। इतने में मुझे पीछे से एक डरावनी आवाज आई। किस्मत वाले हो जो तुमने मुड़कर नहीं देखा और तुम बच गए, वरना इस नदी से उस रात कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाता। डर के मारे मेरा जिस्म सुन्न पड़ गया, लेकिन मैं फिर भी चलता गया। आखिरकार मैं गांव में दाखिल हो गया। मैंने चैन का सांस लिया। अचानक मेरी नजर उसी नदी पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था, लंबा कद, बेहद पतला शरीर
और चेहरा धुंध में छिपा हुआ। उसने बहुत धीमी आवाज में फटी हुई सांस के साथ कहा, तुम अभी यहाँ वापस आए तो जिंदा बचकर नहीं जाओगे। मैं जिस घर में संदेश देना था, मैं जल्दी से उस घर में दाखिल हुआ। मैं घबराया हुआ था और मेरे पास बैठ गया और मुझसे पूछा, इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने सारा माजरा बताया। वह कहने लगा, अरे तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि अमावस की इस काली रात में शाम के बाद उस नदी से कोई भी नहीं गुजरता। उस नदी में अमावस की रात एक भयानक चुड़ैल घूमती है और लोगों को बहका देती है। जो भी उसे मुड़कर देखता है वह कभी उसे जिंदा नहीं छोड़ती। तुम किस्मत वाले हो जो बच गए और तुमने पीछे नहीं देखा। उसने मुझे हौसला दिया और कहा कि आराम करो, अब तुम सुरक्षित हो। मैं लेट गया और जो बची कुची रात थी उसमें मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैं जल्दी से अपने घर आ गया। उसके बाद अमावस की रात में कभी घर से बाहर नहीं गया। दादाजी ने यह कहते हुए कहानी खत्म की। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर एक अजीब सा डर था। दादाजी ने कहा, आज भी अमावस की इस काली रात में जो कोई भी उस नदी में जाता है और मुड़कर देखता है वह कभी जिंदा वापस नहीं आता, क्योंकि वह चुड़ैल आज भी वहीं घूमती है। अगर आप भी अमावस की रात में अकेले सफर करें और आपको भी कोई बुलाए तो कभी पीछे मत देखना, वरना यह आपके साथ भी हो सकता है।